Hello students, today we are going to discuss another application of Gauss law. We are going to find out the electric field due to a thin infinite plane sheet of charge. एक ऐसी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी लंबाई क्या है, इनफाइनाइट है और वो थिन है. ठीक है, तो आप किसी पीस ऑफ पेपर को ले लीजिए. जैसे ये हमारे पास एक पेपर का पीस है, इसमें अभी होल किया है मैंने, अभी कुछ बताऊंगा आपको इसलिए किया है. ये बस क्या है, ये इनफाइनाइट है, मतलब इसका एंड नहीं पता हमें कहाँ है, और ये इनफाइनाइट है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अब इनफाइनाइट तक तो हम जा नहीं सकते नापने के लिए, है ना. तो वी मस्ट लिमिट अवर ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन की लिमिट को हम अपने इस डायग्राम पर सीमित कर रहे हैं. तो हमने उसका प्लेन शीट का ये पोर्शन इतना हमने ले लिया और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी यहाँ पॉइंट चार्ज ये नहीं है, तो ये सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो सरफेस के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लास्ट लेक्चर में हमने लिया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अब आज हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने नाम दिया है सिग्मा. यानी सिग्मा क्या है, चार्ज है पर यूनिट एरिया. तो ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी. जस्ट लाइक इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी कंसीडर्ड एज लैम्डा एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. और आगे जब कभी बढ़ेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी लेंगे, तो चार्ज को वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे. तो वहां हमने चार्ज की वैल्यू निकाली थी लैम्डा इंटू एल, और यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए. ये याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए, अभी इसका इस्तेमाल हम करेंगे. फिलहाल चलते हैं अपने इस डायग्राम पे. तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट थी, हमने उसका एक पोर्शन ये ले लिया. अब इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक. एंड वी इट इज डिजायर्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P which is at a perpendicular distance R from this sheet. इस सीट से कोई पॉइंट P है जो इससे 90 डिग्री पर स्थित है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, यानी ये शीट ऐसी है और इस सर ये पॉइंट P यहाँ पर है, और ये कहा गया आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए यहाँ पर इंटेंसिटी. तो अब गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस खींचेंगे, और वो गॉसियन सरफेस क्या होगी, वो सिलेंडर होगा. तो इस पॉइंट P से हमने ये सिलेंडर बनाना शुरू किया, यहाँ तक गए, ये यहाँ तक गया, ये कैप बंद कर दिया. क्या हमारा सिलेंडर यहीं तक रहेगा, नहीं, हमें इस तरीके से सिलेंडर को बनाना है कि वो इस शीट को पियर्स कर जाए, आर पार निकल जाए. तो ये जितनी दूर पर पॉइंट P है, तो इस अपोजिट साइड में भी ये सिलेंडर की लिमिट उसी डिस्टेंस तक रहेगी, यानी दोनों तरफ हम इक्वल डिस्टेंस पर गए और हमने ये सिलेंडर बना लिया. यानी ये शीट थी, इसको जो है पेनिट्रेट करते हुए ये हमने एक सिलेंडर बना लिया. यानी इतना ही आर डिस्टेंस यहाँ रही और इतनी ही आर डिस्टेंस यहाँ रही. अब समझिए, ये पॉइंट P इसके कहाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आर पर, और इधर भी आर पर है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस एक चार्ज है जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसकी सिग्मा मान ली, और ये भी मान लेते हैं कि हर एक इंड कैप का एरिया A है. चूंकि ये बहुत थिन प्लेन शीट है, इसलिए एरिया हमने A ले लिया है दोनों का, दोनों इंड कैप्स का. ठीक. अब जब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा या नहीं देखा है, तो देखिएगा कि जब लाइन चार्ज होता है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता था, तो कैसे हमने E और ds के बीच की डायरेक्शन पता करी थी. वहां हमने ये देखा था कि इंड पर E और ds एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाते थे, सरफेस पर पैरेलल हो जाते थे, तब वो लाइन ऐसे रहती थी चार्ज, और सरफेस परपेंडिकुलर हो जाती थी. अब यहाँ देखिए क्या है, ये सिलेंडर है हमारे पास, हम ये जानते हैं जो प्लस चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालेगा. यानी ये जो सरफेस थी, इसके सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है.
यानी ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, यानी इस सरफेस पर ये जहां पॉइंट P हमने लिया है यहां पर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की ओर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज की सीट है और ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को निकाल रही है। तो ये किधर हो गई, एक इधर हो गई। ठीक, तो इस पॉइंट P पर हम सिलेंडर का एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ds ले लिया। ds वेक्टर जो है उस सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई उस एरिया को हमने वेक्टर में डिफाइन करना है तो हमने ds वेक्टर से डिफाइन किया। और इस इंड पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके इसको देखिए, इस इंड पर एरिया वेक्टर, अब फील्ड इसकी वजह से बाहर की ओर, ये जो एरिया है ये इंड का, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके नॉर्मली परपेंडिकुलर। ये हो गया, फील्ड भी बाहर की ओर, एरिया भी बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर, इस सर्कुलर पोर्शन सिलेंडर पर या इंड कप कहें तो यहाँ जो एरिया एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में। तो अगर इस इंड कैप पे ऐसा है तो इस इंड पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये फील्ड बाहर की ओर और यहाँ जो सरफेस एलिमेंट है उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के, तो ये बाहर की ओर। तो ये दोनों हो गए कोएक्सियल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, पैरेलल हो गए फील्ड के। ठीक, अब यहां आ जाइए इस सरफेस पर, भाई सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गए, ये इंड कैप्स हो गए दोनों। अब इस सरफेस पर क्या होगा, हम इस सरफेस पे जान रहे हैं अगर यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका एरिया, यहाँ पर कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर उसका परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अभी अभी हमने ये बता ही दिया है कि ये फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, रेडियली आउटवर्ड। अब इस पर एरिया ये परपेंडिकुलर और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बाहर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये ds वेक्टर हो गया और फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये देखिए, तो होगा क्या, इस सिलेंड्रिकल पार्ट पर, पोर्शन पर E और ds के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, चाहे यहाँ जाओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अब कंट्रीब्यूशन कौन देगा, केवल इंड कैप्स। ठीक है, यानी जो पहले लाइन चार्ज हमने पहले वाले केस में जो एप्लीकेशन देखा था इस तरीके का, अब इस लाइन चार्ज को हमने ऐसे खड़ा कर दिया है तो साथ ही साथ वो पूरी सरफेस भी पलट गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा डायरेक्शन कैसे लेते हैं। बस ये याद रखिए, ये शीट है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ जो एरिया होंगे इंड कैप्स पे वो इसका एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में और इनका एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी ड्यू टू पॉइंट ऑन द सिलेंड्रिकल पोर्शन देयर विल बी, हम इसको फर्स्ट सरफेस बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं और इसको थर्ड बोल देते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ड्यू टू थर्ड वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, और E ds के बीच का एंगल सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए वो 90 हो जाएगा, E ds cos 90, और जो cos 90 है वो कितना दे देगा, 0। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस की वजह से वो सिलेंड्रिकल पार्ट का अलजेब्रिक सम विद द एंड कैप 1 एंड कैप 2 तीनों को जोड़ेंगे तभी हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। लेकिन हमें ये अभी पता चल गया कि सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो ये हमारे कंसीडरेशन से हो गया बाहर। तो अब बचा क्या, अब इंड कैप 1 बचा, इंड कैप 2 बचा, दोनों में ही क्या है, E ds एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, वो हो जाएगा E ds cos, क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0, और 0 की वैल्यू हो गई 1, तो हमें मिल गया E ds। E आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, क्लोज इंटीग्रल ds, और हमने इसका एरिया मान रखा है A, तो हमने यहाँ एरिया लिख लिया A। तो ये फाई E जो 1 की वजह से कितना आ गया, EA, मतलब सेम
यही चीज सेकंड के लिए भी आएगी सिमिलरली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इंड कैप 2 वो कितना हो जाएगा E इंटू ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए। देखिए इस डायग्राम को, दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, थोड़ा मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, ये क्यों याद रखिएगा, अभी इस्तेमाल होने वाला है। डायग्राम बना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस कितना हो गया, ई ए प्लस ई ए, जो हमें मिल जाएगा 2EA। ये इक्वेशन हो गई 1। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है और ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, तो गॉस लॉ भी तो लगा लें। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू ए क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दोनों को इक्वेट करिए, क्यों LHS सेम है, तो 2EA इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अभी हमने बताया था कि सिग्मा को हमने क्या माना था, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ हमने लिख दिया सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए कैंसिल हो गया, E हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2ε0। इस तरीके से देखा हमने E की वैल्यू R पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी वो पॉइंट P किसी भी डिस्टेंस पर रह सकता है, उससे मतलब नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ है। E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, जैसा होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास थिन शीट थी, यूनिफॉर्मली चार्ज थी, तो हर जगह E की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी E R पे डिपेंड करेगा ही नहीं। इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, स्ट्रेट है और इक्वली स्पेस्ड है, वो यूनिफॉर्म बनाती हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू।